morning students. Today I am here with the next topic, combination of cells. सेल्स का कॉम्बिनेशन बच्चों फिर से दो तरीकों से हो सकता है, सीरीज एंड पैरेलल। अब ये सीरीज में और पैरेलली इन सेल्स को हमें कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बच्चों हमें मालूम है कि किसी भी सेल का जो पोटेंशियल होता है, जो ईएमएफ होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम है। बट अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा करंट फ्लो करानी है, तो उस ज़्यादा करंट के लिए जो ईएमएफ होना चाहिए, जो पोटेंशियल होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। तो हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट के लिए या फिर हाई ईएमएफ की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है सेल्स को कंबाइन करने की। तो देख लेते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको हाई वोल्टेज देगा और कौन सा कॉम्बिनेशन आपको हाई करंट दे सकता है। तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें क्या क्या करना होगा और पैरेलल में। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम में मैंने 3 सेल्स को कनेक्ट किया है। ये 3 सेल्स तो मैंने यहाँ पर सिर्फ डायग्राम में शो किए हैं, ये n सेल्स भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन n सेल्स। ठीक है, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम n सेल्स मान करके करेंगे कि यहाँ पर n सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। ठीक है, ये n सेल्स कनेक्टेड हैं बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब पॉइंट A और B को हमने कनेक्ट कर दिया है किसी लोड से या फिर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। ठीक है, आपको मालूम है ये सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ शो किया है मैंने, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ मैंने शो किया है सेल का सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, तो अब इस कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नेट ईएमएफ, इस पूरे सर्किट का जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो ईएमएफ इस वाले सेल का है, ई इस वाले सेल का है, ई इस वाले सेल का है, ये सारे जुड़ते चले जाएंगे। अगर मैं 3 सेल्स का निकालूं टोटल तो ई प्लस ई ये हो जाएगा 3E। 4 का निकालूं तो 4E, 5 का निकालूं तो 5E। इसी तरीके से वी आर हैविंग n सेल्स कंबाइंड इन सीरीज, तो इनका जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NE। ठीक है, NE हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है NE बिकॉज देयर आर n सेल्स। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पूरे सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों, एक तो ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R प्लस, अब इस कैपिटल R में ये जितने n सेल्स आपके पास थे उतने ही n सेल्स का रेजिस्टेंस कंबाइन हो जाएगा। तो मतलब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, NR। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R प्लस NR, ये हो गया। अब आपको मालूम है जो करंट होगी सर्किट में, करंट I इज इक्वल टू होती है आपकी V/R। सर्किट में टोटल कितना पोटेंशियल है, टोटल कितना ईएमएफ आ रहा है और टोटल कितना रेजिस्टेंस है सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में मैं V की जगह रखूँगी टोटल ईएमएफ सर्किट का जो था N इंटू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस NR। तो I इज इक्वल टू हो गया NE अपॉन R प्लस NR। तो ये तो आपका आ गया सर्किट का करंट, जब आपने सर्किट में सेल्स को कैसे कंबाइन किया है, सीरीज़ में। बट अब यहाँ से आपको एक चीज़ और देखनी है, ये करंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, ये करंट इंक्रीज़ कब होगी और डिक्रीज़ कब होगी, ज़रूरी तो नहीं है। देखो इस केस में देखना, हमने पोटेंशियल n से मल्टीप्लाई कर दिया है नेट पोटेंशियल को। तो पहले सिंगल सेल का पोटेंशियल E था या सिंगल सेल का जो ईएमएफ था वो E था, बट जो नेट हुआ वो N इंटू E हो गया। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, सीरीज़ सर्किट में पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब आपको देखना है क्या ये जो करंट का एक्सप्रेशन आया है, ये करंट इंक्रीज़ हुई होगी या फिर डिक्रीज़ हुई होगी या उतनी ही रही होगी। तो ये कैसे पता करते हैं बच्चों, 2 केस बनेंगे यहाँ पर। पहला केस जब ये कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं R को। ठीक है, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो ये NR पूरा नेगलेक्ट हो गया। तो यहाँ से I इन सीरीज़, तो इस सीरीज़ कनेक्शन में ये जो हमें I मिला ये कितना आ जाएगा, NE अपॉन कैपिटल R, ये मिल जाएगा। अब अगर मैं सिंगल सेल का देखूँ, सिंगल सेल के लिए कितनी करंट होगी, सिंगल सेल का ईएमएफ है E और उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा R, क्योंकि इंटरनल तो नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इन दोनों करंट्स को अब आप कंपेयर करिए। जब ये सिंगल सेल था तब E अपॉन R आ रही थी करंट, जब ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो N इंटू E अपॉन R, इस वाले का भी N टाइम्स मिल रहा है आपको करंट। इसका मतलब जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो करंट बढ़ गई।
ठीक है, तब करंट इंक्रीज हो गई। अब अगर मैं दूसरा केस ले लूँ, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, तो अब यहाँ पर छोटी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, ये वाला आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, ये बन जाएगा ई अपॉन आर। ठीक है, अब अगर आप किसी सिंगल सेल का देखते हो तो सिंगल सेल का रेजिस्टेंस सिंगल सेल से जो करंट फ्लो होगी वो कितनी आएगी, सिंगल सेल के लिए करंट ई अपॉन आर, ये आ जाएगा। तो ये भी ई अपॉन आर आ रहा है, ये भी ई अपॉन आर आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रही हैं, तो इस केस में तो करंट चेंज ही नहीं होगी। तो करंट कब इंक्रीज हो सकती है, इस वाले केस में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको सीरीज़ का रिजल्ट। सीरीज़ में क्या होता है, एक तो ईएमएफ बढ़ जाता है, दूसरा करंट इंक्रीज होगी। कब होगी करंट इंक्रीज, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा हो, सिर्फ तभी ये करंट इंक्रीज हो सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होगा बच्चों, आप तीनों सेल्स को कैसे कंबाइन कर देंगे, पैरेलली कंबाइन कर देंगे। तीनों सेल्स को आपने अगर पैरेलली कंबाइन किया है तो होगा क्या, ये डायग्राम देखिए, ये मैंने एक सेल लिया है, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अब इनमें क्या होगा, इसका भी ई है, इसका भी ई है और इसका भी ई है, ईएमएफ। ठीक है, बट जो टोटल होगा क्या वो 3E हो जाएगा, नहीं, टोटल 3E नहीं होगा। जिस तरीके से पोटेंशियल हमारा इसमें सेम रहता है ना, पोटेंशियल जैसे सेम रहता है वैसे ही यहाँ पर ईएमएफ भी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज हो सकता है कभी इस पाथ से ही पास हो, कभी इसी पाथ से पास हो और इसी पाथ से पास हो, तो जो ई हो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ना, जो टोटल ईएमएफ होगा सर्किट का, वो होगा ई रहेगा। तो मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो ईएमएफ कम हो गया। आपने 3 सेल जोड़े हैं, फिर भी ईएमएफ सिर्फ ई है, सिर्फ एक सेल के ईएमएफ के बराबर है, जबकि वहाँ n इंटू ई हो जा रहा था। ठीक है, तो सीरीज में बढ़ जा रहा था ईएमएफ, यहाँ पर नहीं बढ़ता है पैरेलल में। ठीक, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आर है, ये रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जुड़े हैं और तीनों इक्वल हैं, और कितने जुड़े हैं, n रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं। ठीक है, n जुड़ा है, ये n कितने भी n कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर शो सिर्फ 3 किए हैं। तो ये क्या, जो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा r अपॉन n, ये आ जाएगा। तो r अपॉन n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r, तो ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जब आपको करंट निकालनी है तो करंट के लिए टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल ईएमएफ है ई अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, आर अपॉन एन प्लस आर। इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एन और ये बन जाएगा आर प्लस एन आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, n चला जाएगा ऊपर e के साथ, तो बन जाएगा n इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर। यह आपको एक्सप्रेशन मिल गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट के लिए। बट फिर से आपको वही केस देखना है, ये करंट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर सेम रहती है। तो यहाँ पर फिर से 2 केसेस हैं। पहला केस है r इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ये जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r से बड़ा होगा, तो स्मॉल r को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। स्मॉल r को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये IP कितना बन जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा ई अपॉन आर। अब अगर आप किसी सिंगल सेल के लिए चेक करते हैं तो टोटल ईएमएफ ऑफ टोटल ईएमएफ ऑफ सेल ई हो गया अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R। तो यहाँ पर करंट चेंज नहीं होगी। अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है इस R से तो आप नेग्लेक्ट किसको कर दोगे, कैपिटल R को। तो यहाँ से पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा एन ई अपॉन आर। सिंगल सेल अगर ये होता तो ई अपॉन आर आता, तो यहाँ पर करंट क्या हो जा रही है, ई अपॉन आर से एन टाइम्स इंक्रीज्ड मिल रही है, आपको करंट बढ़ जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको करंट इंक्रीज्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, पैरेलली कंबाइन करेंगे। अगर आपको ईएमएफ इंक्रीज्ड चाहिए तो आप सीरीज में कंबाइन करोगे, और अगर आपको दोनों चाहिए तो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कर दोगे, मतलब सीरीज में भी कंबाइन करोगे और पैरेलल में भी कंबाइन करोगे कुछ सेल्स को। तो अब जो थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, वो देख लेते हैं। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना, क्या किया है मैंने यहाँ पर, एक सेल लिया है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, सो ऑन, यहीं सीरीज में मैंने n सेल्स जोड़े हैं।
लिखा भी है n सेल्स यहाँ। फिर नीचे फिर से n सेल्स जोड़े हैं और ये वाला और ये वाला जो सिस्टम है पूरा इसको पैरेलली कंबाइन कर दिया है। ऐसे ही अगली रो में फिर से n सेल्स जोड़े हैं और इसके पैरेलली से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पैरेलली रोज जोड़ते जा रहे हो और यहाँ रो में n सेल्स जोड़ते जा रहे हो। तो रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं और टोटल कितनी रोज हैं? m रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल सेल्स बनेंगे कॉम्बिनेशन के, एक रो में n सेल हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? m रोज हैं। तो कितना आ जाएगा? m इंटू n सेल्स। तो टोटल सेल्स इन कॉम्बिनेशन कितने आ गए? m इंटू n। ठीक है, ये आ गया। अब EMF ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा बच्चों? EMF ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या करोगे? पहले ये सीरीज का टोटल कॉम्बिनेशन देखो, तो सीरीज में इसका EMF भी E, इसका भी E, इसका भी E, सो ऑन n सेल्स का EMF E है। तो ये कितना आ जाएगा? n इंटू E। फिर पैरेलली कंबाइन है, तो पैरेलल कनेक्शन में तो अगर इस एक रो का NE है, इसका भी NE है, इसका भी NE है, तो इसका क्या रहेगा? टोटल NE ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल में अभी आपने इससे पहले देखा था। तो ये NE आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इस एक रो का रेजिस्टेंस हो जाएगा N इंटू आर, दूसरे का भी हो जाएगा N इंटू आर। इसी तरीके से मेरे पास M रोज हैं, तो M रोज का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा NR अपॉन M, ये हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये तो सिर्फ पॉइंट A और B के बीच में हुआ, बट आपको तो पूरे सर्किट का चाहिए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी इसमें ऐड करेंगे। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा NR अपॉन M प्लस कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पर हम M को ले लेते हैं LCM, M को LCM लेंगे तो बनेगा NR प्लस MR अपॉन M। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब आपने क्या निकालना है? करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट कितनी है? तो करंट के लिए आप क्या करते हो? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF यहाँ पर आपने कितना लिखा था? N इंटू E लिखा था, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आपने कितना लिखा है? NR प्लस MR अपॉन M। सेम यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस विल बी रेसिप्रोकल, या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये M कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा M। तो बन जाएगा एक्सप्रेशन MNE अपॉन NR प्लस MR, ये बन गया। अब आपको फिर से वही कंडीशन चाहिए फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होगी? देखो यहाँ पर पहले इस कॉम्बिनेशन से चेक कर लो, I मिक्स्ड लिख लेती हूँ मैं इसको। इस कॉम्बिनेशन में करंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये हमें ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि जो आंसर मिल रहा है आपको वो कैसे मिल रहा है? देखो MN बाहर आ रहा है, तो मतलब जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन इस करंट में होगा, तो इसका मतलब करंट इज ऑब्वियसली इंक्रीज्ड, करंट इंक्रीज ही होगी यहाँ पर। ठीक है, अब इंक्रीज तो हो रही है, बट मैक्सिमम करंट कब होगी? तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो उस केस के लिए हमें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमें देखना है। तो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए? ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है NR प्लस MR, ये वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो मैक्सिमम करंट आएगी। तो ये वैल्यू मिनिमम कैसे होगी? तो इसके लिए एक कंडीशन ले लेते हैं, ये वाली कंडीशन, NR प्लस MR होल स्क्वायर इज इक्वल टू NR माइनस MR होल स्क्वायर प्लस 4NR MR। ये कंडीशन आपने बहुत बार मैथमेटिक्स में किया होगा क्लास 10th में। ठीक है, तो NR प्लस MR होल स्क्वायर, NR माइनस MR होल स्क्वायर प्लस 4NR MR, ये मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी? अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए तब आएगी। तो NR माइनस MR को क्या कंसीडर कर लेते हैं? 0। तो NR माइनस MR इज इक्वल टू 0, NR इज इक्वल टू MR, और यहाँ से मिल जाएगा R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू M अपॉन N। ये कंडीशन मिल जाएगी। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए इस कॉम्बिनेशन से, तो आपको कैसी सेटिंग करनी पड़ेगी, कैसा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा? R अपॉन R का जो रेशियो है वो आपका होना चाहिए M अपॉन N के बराबर। अगर आपने ऐसा रेशियो बनाया है या ऐसा अरेंजमेंट सेट किया है, तो इसका मतलब जो आपको वहाँ से करंट मिलने वाली है वो मैक्सिमम करंट मिलने वाली है। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसने दिया था? व्हीटस्टोन ने दिया था। ब्रिज इसको क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि यहाँ से ये दो रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं, यहाँ से दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, बीच में एक आपने ब्रिज जैसा बना दिया। लाइक जैसे रोड में कैसा होता है ब्रिज, एक यहाँ पर से रोड होती है, यहाँ से रोड होती है, ये बीच में ऐसे ब्रिज बन जाता है ना इनको कनेक्ट करने वाला। वैसे ही यहाँ पर ये है, ये दो रेजिस्टर्स हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन्हें ये ऐसे कंबाइन कर रहा है, इसलिए हम इसको ब्रिज लाइक अरेंजमेंट कहते हैं और इसका नाम पड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या काम है या क्या इसकी कंडीशन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है बच्चों, दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो रोड में या तो ब्रिज ऐसे बन सकता है, ये बिल्कुल बीच में से आपने बनाया, या अगर मैं इसी रोड में इस रोड को ऐसे लूँ और ऐसे यहाँ पर ब्रिज बना दूँ तो ये भी तो ब्रिज है ना ब्रिज। लेकिन ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हुई, ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। जबकि यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन कौन सी हुई, अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो जो दो कंडीशंस होती हैं, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स का या रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इस तरीके से डिज़ाइंड होता है। ये एक रेजिस्टर ऐसे, एक रेजिस्टर ऐसे, रेजिस्टर ऐसे ऐसे और यहाँ बीच से एक रेजिस्टर, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है। इसी कॉम्बिनेशन को आप बिल्कुल इस डायग्राम में भी देख सकते हो, मैं आपको शो कर देती हूँ। R1 वाला रेजिस्टेंस जुड़ा है A और C के बीच में, तो यहाँ पर भी देखो A और C के बीच में जुड़ा है R1 जुड़ा है। दूसरा है R2 जुड़ा है C और B के बीच में, तो ये C और B के बीच में R2 आप देख सकते हो, C और B के बीच में। ठीक, तीसरा आपका जुड़ा हुआ है B और D के बीच में R4, तो B और D के बीच में जुड़ा है R4। A और D के बीच में R3 है, तो A और D के बीच में ये रहा R3। C और D के बीच में है R5, तो ये रहा C और ये रहा D, इन दोनों के बीच में है R5। तो ये भी कनेक्शन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है, बट जनरली हम इसको इस तरीके से शो करते हैं ताकि एक ब्रिज जैसा दिखे। ठीक है, जनरल डायग्राम इसका ये है। ऐसा आपको जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगा इस तरीके का, फिर आपने उसे ऐसा बनाना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब है क्या इसमें बैलेंस्ड कंडीशन जो होती है, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, ये R1 और R2 का रेशियो, R1/R2, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, R3/R4 के रेशियो के बराबर। सो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अनबैलेंस्ड कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब व्हेन IG इज इक्वल टू 0, IG मतलब जो यहाँ से करंट फ्लो होने वाली है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना इसलिए मैं इसको IG बोल रही हूँ। अगर यहाँ से करंट 0 हो जाए, मतलब इस ब्रिज पे कोई ट्रैवल ही ना करे अगर, ठीक है, अगर इस ब्रिज पे कोई ट्रैवल ही नहीं करेगा तो क्या होगा, इस ब्रिज पे कोई करंट नहीं आ रही है, कोई करंट नहीं आ रही, तो इस ब्रिज का फिर कोई काम ही नहीं बचा, कुछ काम नहीं बचा। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मतलब VC इज इक्वल टू VD। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब बीच में यहाँ पर कहीं करंट फ्लो हो रही होती है तब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, VC और VD इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि बीच में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। ठीक है, सो VC इज इक्वल टू VD आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, VC और VD इक्वल हैं, तब ये वाली कंडीशन फॉलो होती है बैलेंस वाली। जब आप ये वाली करंट 0 है, यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये होती है बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये जो IG करंट है ये बीच में यहाँ करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी कंडीशन को, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन को ही हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ बच्चों, बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के लॉ से कैसे प्रूव करेंगे, पहले आप इस वाले लूप में लगा दोगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, फिर आप इस वाले लूप में लगा दोगे किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इन लूप ACDA कौन सा है, ACDA। ठीक है, तो बच्चों पहले देख लेते हैं I1 करंट यहाँ जा रही है, तो यहाँ इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, I1R1। ठीक है, I1R1, और हम कैलकुलेशन के लिए यही वाला पाथ चूज करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चूज कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन में ही है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा I1R1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
अब हमने कहा कि ये वाली इधर से तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, तो R5 इंटू आई जी 0 है, R5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो मैंने इसको ले लिया +0। अब मैं पहुंच गई यहाँ पर पहुंची तो मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो ये है, बट करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ जो भी पोटेंशियल आएगा वो कैसा लूँगी, नेगेटिव लूँगी। कितना पोटेंशियल आएगा, I2 इंटू R3, तो ये आ गया I2 इंटू R3। अब सेकेंड में हमने पढ़ा क्या था सेकेंड लॉ में कि ये पोटेंशियल्स का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपने कंडीशन निकाल ली, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से रेशियो मिलेगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1। ये मिल गया, इसको आपने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ये रहा, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब दूसरा लूप कंसिडर करते हैं बच्चों। दूसरा लूप कौन सा है, लूप CBDC। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे ही कर लो, चलो कैलकुलेशन क्लॉकवाइज। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ये वाली करंट आपने लेनी है, ये हो जाएगी आपकी I1 R2, और कैलकुलेशन भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव आएगी I1 R2, ये ले ली मैंने I1 R2 पॉजिटिव। अब आए आप यहाँ से यहाँ पर, कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो मेरी ये है, बट करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ये रही करंट की डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है, तो I2 R4 जो आएगा मेरा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस I2 R4। अब आप यहाँ पहुँचोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि IG कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का वैल्यू इधर चला जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से आप रेशियो निकाल दोगे I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में I1 अपॉन I2 R3 अपॉन R1 के बराबर है, इसमें I1 अपॉन I2 R4 अपॉन R2 के बराबर है, तो मतलब ये और ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। इसी को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये आपकी प्रूफ हो गई है बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, बैलेंस कंडीशन आपने यहाँ पर प्रूव कर दी। अब एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझा देती हूँ, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन यही होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ही होता है। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में होगा, दूसरा जो हम इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज, उस मीटर ब्रिज में इसका प्रिंसिपल यूज होता है। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A टू B। ये पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंसेस ऐसे इस तरीके से दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम। ठीक, अब मैं इसी डायग्राम को कन्वर्ट कर लेती हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज वाले डायग्राम में। ठीक, ये हो गया बच्चों डायग्राम कन्वर्ट। 1 ओम रेजिस्टर यहाँ पर, 4 ओम यहाँ, 3 ओम यहाँ, 2 ओम यहाँ और 8 ओम यहाँ। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, हमें चेक करना होता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन आप कैसे चेक करोगे, इसका और इसका रेशियो R1 और R2, R3 और R4 इन दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर इक्वल आ जाएगा तो मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। R1 अपॉन R2 निकाल दिया 1/4, R3 अपॉन R4 निकाल दिया 1/4, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, देयरफॉर करंट ऑन द ब्रिज इज 0, मतलब यहाँ क्या हो जाएगी, करंट IG क्या हो जाएगी, यहाँ करंट 0 हो जाएगी, यहाँ करंट 0 हो जाएगी। तो ये पूरा रेजिस्टेंस आप ओमिट कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि करंट ही 0 है। तो अब इस रेजिस्टेंस का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो अब आपके पास बच्चे ये 2 और ये 2 रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अब तो बहुत ईजी हो गया, इसको जब आपने ओमिट कर दिया है तो बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया। ये दोनों आपके पास सीरीज में कंबाइन है, ये दोनों सीरीज में कंबाइन है, और फिर इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट आपके पास पैरेलल में कंबाइन है। ये बना दिया मैंने इसका इजी डायग्राम। इसको ओमिट करने के बाद डायग्राम बन गया ये 1 ओम 4 ओम, ये दोनों सीरीज में है, 2 ओम 8 ओम सीरीज में है, और ये फिर पूरा पैरेलल में है। तो पहले मैं इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकाल देती हूँ R', तो वो आ जाएगा 1 + 4 5 आ जाएगा। इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट R" आ जाएगा 2 + 8 = 10 ओम। ठीक है, अब मुझे ये R' और R" मिल गए। ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया, ये है मेरे पास कोई R' और ये है मेरे पास कोई R, यहाँ पर है R"। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कैसे आएगा,
1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ऐसे मिलेगा। 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, ये मिला। सो 1/r इज इक्वल टू, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 10 2 + 1 ये बन जाएगा 3/10 और r आपको मिल जाएगा 10/3 ओम। ये मिल गया है आपको r की वैल्यू, जो अननोन रेजिस्टेंस आपके पास था उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये आप पढ़ चुके हो व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ मीटर ब्रिज। ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। मीटर ब्रिज में आपको क्या करना है बच्चों, मीटर ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर की एक स्केल होती है और 1 मीटर लंबी एक वायर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्रिज, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला है, इसलिए मैंने इसे ब्रिज कहा है। अब जल्दी से इसका डायग्राम समझ लीजिए। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। एक प्रैक्टिकल ये भी है। तो मीटर ब्रिज में हम करते क्या हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो वो अननोन रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले देखो। ये एक लकड़ी का बना होता है, वुडन प्लैंक है ये एक, ठीक है, लकड़ी का प्लैंक है। ये जो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शो किया है, ये डबल उसमें, ये है आपके पास कंडक्टर। तो 3 कंडक्टर प्लेट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कंडक्टर प्लेट्स हैं। ये है बच्चों आपके पास 1 मीटर लंबी वायर, ये 1 मीटर लंबी वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लगी रहती है एक 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल लगी रहती है, या 1 मीटर लंबी स्केल लगी रहती है। ठीक है, इन दोनों एंड्स को आप कनेक्ट कर देते हो बैटरी से, रियोस्टेट से। ये रियोस्टेट क्या करता है, करंट को मैनेज करता है। इस सर्किट में, इस सर्किट से पास होने वाली करंट को मैनेज करता है। हम मिनिमम करंट यहाँ पर फ्लो कराते हैं, क्यों, ताकि सर्किट बहुत जल्दी हीटअप ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, और ये रही आपकी की। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए हो। अब इन दोनों कंडक्टर को, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, इसके एक एंड पे हमने ये रेजिस्टेंस जोड़ा है R1 और इसको इसके दूसरे एंड से जोड़ दिया है रेजिस्टेंस R1, विच इज़ अननोन रेजिस्टेंस। ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। और बच्चों ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में यही ऑब्जेक्ट होता है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। एक आपको वायर दी जाती है, उसी का आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, उसका क्या कितना रेजिस्टेंस है। तो ये R1 वायर हो सकती है, आप यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट करते हो, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे। और ये वाला जो गैप है बच्चों, इसको गैप बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो गैप है इसके बीच में कनेक्ट करते हो आप ये R2 रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये जो डब्बा जैसा मैं बना रही हूँ, ये होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हो। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है अभी बताऊंगी, उससे पहले आप इसी में और देख लो। इस वाले एंड से हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से कनेक्ट करते हैं एक जॉकी को। जॉकी क्या होता है बच्चों, एक पेन के जैसा होता है, जॉकी ऐसा ही होता है पेन के जैसा। यहाँ से इसका ये वायर जाएगा और वो वायर कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर से, और ये जो इसका निब जैसा है, इससे आप क्या कर सकते हो, इस वायर को टच कर सकते हो। ठीक है, इस वायर को आप टच कर सकते हो। तो ये तो आपने इसका पूरा सेटअप देख लिया। अब देख लो पहले रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक इस तरीके का बड़ा सा बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग रेजिस्टेंसेस यहाँ पर मेंशन होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं। ठीक, किसी में आपका 10 ओम लिखा रहेगा, किसी में 5 ओम लिखा रहेगा, किसी में 1000 ओम, किसी में 500 ओम, किसी में 100 ओम, किसी में 50 ओम, किसी में 20 ओम, किसी में 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम, ये मेंशन रहता है उसमें। ठीक है, तो अब ये तो अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, इनके बीच में एक गैप होता है बच्चों। ये गैप, यहाँ हम क्या डालते हैं, की डालते हैं। की आपको लैब में मैं दिखाऊंगी, इस तरीके से की आप इसमें इंसर्ट कराते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक की इंसर्ट की हुई है, कंडक्टर होता है वो की। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ से अगर कोई करंट पास हो रही है, वो करंट कैसे जाएगी, देखो वो करंट यहाँ से आई, इसमें गई। अब यहाँ पर तो हमारा कंडक्टर है ही नहीं, सर्किट क्लोज है ही नहीं, सर्किट खुला हुआ है। तो आप कहोगे कि यहाँ से वो करंट कैसे पास होगी, तो वो करंट इस इंटरनल सर्किट से, यहाँ की वायर से पास होती है, यहाँ इंटरनल से पास होती है, और इसमें तो की कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ से ये पूरी करंट ऐसे पास हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर गई तो करंट, बट इंटरनल से गई ना, तो मतलब 10 ओम इसने रेजिस्ट किया करंट को ऊपर से जाने के लिए, तो ये 10 ओम प्लस 5 ओम,
मतलब 15 ओम का रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर क्रिएट किया, फिर यहाँ से करंट गई, तो रेजिस्टेंस आप कितना मानोगे यहाँ पर 15 ओम। ठीक है, इस तरीके से। और ये चीज़ पूछी भी जाती है कि अगर मैं यहाँ से की हटा दूँ, लास्ट टाइम एग्जामिनर ने पूछा भी था प्रैक्टिकल में। ठीक है, अगर यहाँ से आप ये कीज हटा दोगे तब क्या होगा करंट का, तब कैसे फ्लो होगी, सर्किट तो इनकम्प्लीट हो गया। तो उसका आंसर आपको देना आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। ठीक है, अब इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, ये जो R2 है ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ से आप कोई सा भी की निकाल सकते हो, कोई सी भी की निकाल सकते हो, तो आपको यहाँ पर पता होगा कि कितना रेजिस्टेंस आप ले रहे हो R2 को। ठीक है, तीसरा, इस जॉकी को यहाँ पर लेके आते हो, इस वायर में घुमाते हो, इस जॉकी को वायर में ऐसी जगह पे लाके स्टॉप करना है ताकि जो करंट फ्लो हो, इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट हो IG, वो IG कितना हो जाए, 0। अब बच्चों वही व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, अगर IG 0 हो जाता था तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कौन सी कंडीशन आ जाती थी, बैलेंस्ड कंडीशन आ जाती थी, और आप लिख सकते थे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या क्रिएट करनी होती है, बैलेंस्ड कंडीशन। तो इस जॉकी को यहाँ घुमाएंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, जहाँ पर भी ये IG 0 होगा वहीं पर स्टॉप कर देंगे, और फिर सर्किट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। रीडिंग नोट करते हैं फिर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है इसको L मान लेते हैं, यहाँ तक की। तो ये बची हुई कितनी हुई, टोटल 100 थी, ये L है, तो बची हुई हो गई आपकी 100 माइनस L लेंथ। इतना आप समझ गए। अब ये अननोन रेजिस्टेंस आप फाइंड कैसे करोगे, तो मान लीजिए इस एंड पर जो रेजिस्टेंस है, इस साइड में जो रेजिस्टेंस है वो R3 है, और इस साइड में जो रेजिस्टेंस है वो R4 है। तो ये R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं बच्चों 1 सेंटीमीटर लेंथ पर जो रेजिस्टेंस है वो है रो। ठीक है, तो L सेंटीमीटर पर या L लेंथ के कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा रो इंटू L। बिल्कुल इसी तरीके से 100 माइनस L के लिए कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू रो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या R3/R4 क्या लिख सकते हैं, R3 मैंने अभी आपको बताया, रो इंटू L हो जाएगा, R3 रो इंटू L अपॉन R4 है 100 माइनस L इंटू रो। तो R3/R4 भी आपको पता चल गया है। अब क्या करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अब आप बनाते हो एक टेबल। ठीक है, उसमें यहाँ पर लिखते हो R2, यहाँ पर लिखते हो L, यहाँ पर लिखते हो 100 माइनस L, यहाँ पर लिखते हो R1। R2 आपको मालूम है, आप यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी आप निकाल रहे हो या जितना भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ लिख दो। L आप मान लीजिए ये 40 पे, इधर ये इतनी लेंथ 40 है और ये बची हुई 60 हो गई। ठीक है, यहाँ पे रुकी है जॉकी, तो ये 40 हो गई, तो आपने L की जगह लिख दिया 40, 100 माइनस L हो गया आपका 60। ठीक है, R1 कैसे निकलेगा, R1 कैसे निकलेगा बच्चों, देखो R2 यहाँ पर होता है ये, बट आपको R1 चाहिए तो ये R2 इधर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, ये इधर मल्टीप्लाई में ले गए, तो ऐसे निकलता है। R3/R4 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, रो से रो कट जाएगा, तो R3/R4 की जगह लिख दूंगी L/100 माइनस L, ये लिखा है मैंने, L/100 माइनस L इंटू R2। अब L आपको पता चल गया है, 100 माइनस L आपको पता चल गया है, R2 आपको पता चल गया है, इसमें वैल्यू रखिए, R1 निकल जाएगा, ये निकल गया R1। ऐसे ही आप 3 या 4 से बच्चों जब R1 की वैल्यू मिल जाएगी तो R1 की वैल्यू, यही सेम एक्सपेरिमेंट आपको बार बार करना होता है। R1 की 3-4 वैल्यूज ले लेनी होती है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम R1 आया 3.33 ओम, सेकेंड टाइम आया 3.4, फिर आया 3.5, फिर आया 3.3। आप क्या कर लोगे, इसका निकाल लोगे एवरेज। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी R1 की वैल्यू। अब इसके बाद इसी में जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में ही एक और ऑब्जेक्टिव होता है आपका, वो होता है R1 तो आपने निकाला, साथ में आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकालना होता है। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू रो इज इक्वल टू होता है R1A/L। अब L आपको मालूम है, R1 आपको मालूम है, बट ये A आप कहाँ से लाएंगे, A होता है πr², और R आप निकालोगे यहाँ पर स्क्रू गॉस की हेल्प से। तो इतना एक्सपेरिमेंट आपको कंप्लीट करना होता है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज।